अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम पाकिस्तान स्टडीज़ की इस वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारे इस सीरीज़ के अंदर 8 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और आज हमारी जो है वो क्लास 9 है। आज हम पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास 9 डिस्कस करने वाले हैं और आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ मुगल एम्पायर को जो है मैं डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो सीरीज़ में। इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मैं 2 चीज़ें आपको बता दूँ। फर्स्टली तो ये कि इस वीडियो की स्पीड को 1.5x या 1.75x कर लीजिए। जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो उतना स्पीड इसको एनहांस कर लीजिए ताकि कम वक्त में सारा लेक्चर आप सुन सकें। और दूसरा ये कि आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए जहां आपको प्रिपेयर करने के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेटरी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। आप स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉलो करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसका फायदा यह है कि आपको प्रिपरेटरी मटेरियल भी डेली बेसिस पे दिया जाता है और इसके साथ साथ आपके साथ अपडेट्स भी शेयर की जाती हैं और वो प्रिपरेटरी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, काम ना करे तो इस नंबर पर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, कम्युनिटी लिख के हमारी टीम आपको स्टूडेंट कम्युनिटी में ऐड कर देगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम एक रीकैप ले लेते हैं कि अब तक हमने क्या चीजें डिस्कस की हैं। हमने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस किया है, मोहम्मद बिन कासिम के टॉपिक को डिस्कस किया है, गजनवी एम्पायर को डिस्कस किया है, गौरी सल्तनत को डिस्कस किया है और दिल्ली सल्तनत के टॉपिक को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें 5 डायनेस्टीज को सेपरेटली हमने डिस्कस किया है और इसमें मैंने आपको 4 लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। इसके बाद हम मुगल एम्पायर को स्टार्ट करने वाले हैं। अब जानते हैं आप मुगल एम्पायर जो है वो 1526 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर प्रीवियस लेक्चर्स आप सुनते रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि जो दिल्ली सल्तनत है वो 1526 तक चलती है। तो 1526 से ऑनवर्ड जो है वो अब मुगल एम्पायर जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो 1526 से लेके 1857 की जंग आज़ादी तक मुगल एम्पायर रहता है और उसके बाद जो है कंट्रोल पूरे तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है और 1857 से ऑनवर्ड मैंने आपको बताया था कि 1947 तक हमारी जो है इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल चलती है जिसमें पाकिस्तान मूवमेंट को हम तफसील से डिस्कस करेंगे। तो मुगल एम्पायर को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुगल एम्पायर 1526 से लेके 1857 तक जो है वो चलेगा और मुगल एम्पायर के 2 पीरियड्स हैं। एक 1526 से चलता है और 1526 से 1707 तक खत्म हो जाएगा। इनको हम ग्रेटर मुगल्स कहते हैं और इन्हीं में से ही मेजॉरिटी आपके क्वेश्चंस आते हैं अगर मुगल्स के टॉपिक को, मुगल एम्पायर के टॉपिक को टच किया जाए। और दूसरे हमारे पास हैं जी लेटर मुगल्स। ये 1707 से स्टार्ट होते हैं और 1857 तक चलेंगे। तो हमने अपना सबसे पहला फोकस जो है वो ग्रेटर मुगल्स पर रखना है और उसके बाद जब हम लेटर मुगल्स को डिस्कस करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को और जंग आज़ादी को हम डिस्कस कर लेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको थोड़ा सा पहले लेके जाता हूँ मुगल एम्पायर से। आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जो आखिरी डायनेस्टी थी वो लोधी डायनेस्टी थी। अब लोधी डायनेस्टी जो है वो बहलोल लोधी की तरफ से स्टार्ट होती है और उसका आखिरी रूलर इब्राहिम लोधी होता है। अब इब्राहिम लोधी जब अपने तख्त पर होता है तो उसका मुकाबला बाबर से होता है। अब बाबर जो है मुगल एम्पायर का पहला एम्परर है और इसका पूरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर है। तो ज़हीरुद्दीन बाबर कहाँ से आता है, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आपने जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको अंडरस्टैंड करना है। एमसीक्यूज़ पर्सपेक्टिव से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा मैं हाईलाइट करता जाऊँगा, लेकिन वो एमसीक्यूज़ का फैक्ट समझने के लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ का पस मंजर जानते हो। तो बाबर का जो ताल्लुक है वो मौजूदा उज़्बेकिस्तान के इलाके फरगाना से है। तो फरगाना से उसका ताल्लुक है। उमर शेख मिर्ज़ा इसके वालिद का नाम था और ये फरगाना का हुक्मरान था। अपने वालिद की वफ़ात के बाद बाबर जो है एक हुक्मरान के तौर पे फरगाना पर हुकूमत स्टार्ट करता है और इसकी दरीना ख्वाहिश होती है कि ये समरकंद पर भी हुकूमत करे। इसमें ये कामयाब भी होता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद अंदरूनी साजिशों की वजह से और दुश्मनों की वजह से ये फरगाना को और समरकंद को, 2 नाम याद रखने हैं, फरगाना और समरकंद, ये दोनों मौजूदा उज़्बेकिस्तान में है, इन इलाकों को हार लेता है और हारने के बाद ये 1504 के अंदर काबुल को फतह कर लेता है। कब फतह करता है? 1504 के अंदर काबुल को फतह कर लेता है जो मौजूदा अफगानिस्तान के अंदर है। काबुल को फतह करने के बाद ये बरे सगीर पाक व हिंद पर 5 हमले करता है। 5 हमलों में 4 जो है वो मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं, लेकिन 5वां हमला जो है वो इसको यहाँ पर एक सल्तनत एस्टैब्लिश करने की रूट्स प्रोवाइड करता है और वो 5वां हमला होता है पानीपत की जंग का। तो 1504 के बाद ये अपने आप को ईस्टर्न साइड पे एक्सपैंड करने की कोशिश करता है और ईस्टर्न साइड पे एक्सपैंड करते हुए ये 4 हमले करता है। 5वां हमला इसका बैटल ऑफ पानीपत है जो पानीपत के मकाम पर लड़ी गई थी और 1526 में लड़ी गई थी। अब पानीपत के मकाम के बारे में जरा देख लेते हैं। यहाँ मुख्तलिफ जंगें लड़ी गई हैं। हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बात कर रहे हैं। एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई थी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है
वो 1526 में लड़ी गई थी। किसके दरमियान लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी जी बाबर के दरमियान, ज़हीरुद्दीन बाबर के दरमियान, और किसके दरमियान? लोदी के दरमियान, इब्राहिम लोदी के दरमियान लड़ी गई थी। और इससे होता क्या है? इससे होता है कि लोदी डायनेस्टी का खात्मा हो जाता है और हिंदुस्तान में मुगल एम्पायर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन यहां ये भी बनाया जाता है कि मुगल एम्पायर की बुनियाद जो है वो किसने रखी थी? तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी थी। अब ये जंग कोई मामूली जंग नहीं है। इस जंग के हवाले से कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो ये कि तारीख हमें ये बताती है कि बाबर की जो आर्मी थी वो बहुत कम थी, गालिबन 12,500 के करीब इसके पास फौज थी, और इसका मुकाबला दिल्ली के तख्त पर बैठे इब्राहिम लोदी की एक बड़ी फौज के साथ था। लेकिन वो फौज ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ आई थी, हाथियों के साथ, तीरंदाजों के साथ इस जंग को लड़ने आई थी। लेकिन बाबर एक ऐसे हथियार के साथ जो है बरसगीर पाक व हिंद में लड़ने आया था जो आज से पहले ना बरसगीर पाक व हिंद के लोगों ने देखा था और ना ही उसका मुकाबला किया था, और वो था जी गन पाउडर। बरसगीर पाक व हिंद में ये जंग पानीपत के मकाम पर बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान लड़ी जाती है, और इसमें ज़हीरुद्दीन बाबर जो है वो तोपों का, बंदूकों का और गन पाउडर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी आर्मी को वो शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है। ना सिर्फ ये, इसका अगर दौरे हुकूमत देखें तो मुगल एम्पायर जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया, 1526 में स्टार्ट होता है। अब एक ऐसा हुक्मरान जो कि एक ऐसे जो है वो एम्पायर की बुनियाद डालता है जिसने सबसे ज़्यादा हुकूमत बरसगीर पाक व हिंद में की है, जिस पूरे जो है वो ख़ानदान ने, तो ये 1526 से बाबर जो है 1530 में इसकी वफात हो जाती है। 1530 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 4 साल का अरसा ये इस खित्ते पर हुकूमत कर सकता है इतनी अजीम जंग जीतने के बाद। अब ये तो सारा एक ओवरव्यू है इस एम्पायर के हवाले से, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के हवाले से, और फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत के हवाले से। अब हम बढ़ते हैं ज़रा सीक्वेंस के साथ। मैं आपको जो है पॉइंट्स प्रोवाइड करता हूं जिसके हवाले से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले तो ये कि बाबर की जो तारीख़ी पैदाइश है उसके बारे में बात की गई है। ये MCQs के हवाले से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बाबर जो है इसका पूरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर है, और इसका जो बेटा होगा उसका नाम नासिरुद्दीन हुमायूं होगा। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि बाबर जो है, ज़हीरुद्दीन बाबर किसका बेटा है? वो उमर शेख मिर्ज़ा का बेटा है, जो कि फरगाना का एक जो है हुक्मरान था, और अपने बाप के बाद हुकूमत फरगाना की जो है ज़हीरुद्दीन बाबर के पास भी आती है। इसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि जो मुगल्स हैं इनका ताल्लुक मंगोलों से और तैमूरिद से है, यानी कि जो ज़हीरुद्दीन बाबर है वो अपनी वालिद के साइड से उसका शजरा जो है वो तैमूर के साथ मिलता था। तैमूर कौन? तैमूर लंग, जिसको हमने डिस्कस किया कि जिसने 1398 में आके हिंदुस्तान को इन्वेड किया था। तो इसका ताल्लुक अपने बाप की साइड से तैमूर की नस्ल के साथ है, और अपनी वालदा की साइड से इसका ताल्लुक किसके साथ है? मंगोलों के साथ है। तो इन दोनों खानदानों के साथ ताल्लुक रखने वाला ये अजीम हुक्मरान मुगल एम्पायर की बुनियाद 1526 में डालता है। कुछ फैक्ट्स मैं रिपीट करता हूं अपने जुमलों में, उसकी रीजन ये होती है कि वो इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि आपको इस लेक्चर के दौरान ही कंसेप्ट प्रोवाइड कर दिया जाए, आपको क्रैमिंग की जरूरत ना पड़े। उसके बाद ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं, अगर आप इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं तो आप वही सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। आप मेरे बताते ही अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 1504 के अंदर बाबर ने काबुल को जो है वो कैप्चर किया और यहां का बादशाह बनता है। उसके बाद इसकी अटेंशन हिंदुस्तान की तरफ जाती है और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मकाम पर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी जाती है। अगर बाबर से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है पानीपत के हवाले से, बाबर के दरमियान और इब्राहिम लोदी के दरमियान लड़ी गई थी ये जंग। ये नाम आपको याद होने चाहिए। अब लोदी डायनेस्टी के अंदर कुल 3 हुक्मरान थे। उस सबसे पहला जो है बहलोल लोदी था, उसके बाद सिकंदर लोदी आया और देन इब्राहिम लोदी आया। बहलोल लोदी का कारनामा यह है कि उसने लोदी डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी, और इब्राहिम लोदी का कारनामा यह है कि उसकी वजह से लोदियों की हुकूमत और दिल्ली डायनेस्टी का इख्तिताम हुआ और उसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी। उसके बाद यहां जो है वो फायर आर्म्स की और उसकी मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात की जा रही है। देन जो है यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही बाबर ये जंग जीता है तो वो काबुली बाग और काबुली मस्जिद, जिसको बाबरी मस्जिद भी अक्सर रेफर किया जाता है, वो तामीर करवाता है। अब ये जो काबुली बाग है ये तो तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन ये जो पानीपत के मकाम पर काबुली मस्जिद है ये जो है अभी तक मौजूद है और आप इसको जाके सर्च भी कर सकते हैं। इब्राहिम लोदी के हवाले से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वो दफन कहां पर है, तो इब्राहिम लोदी जो है वो पानीपत के मकाम पर दफन है। बाबर ने इसको वहां पर दफन करवाया था। अब
अब ज़रा बात कर लेते हैं बाबरी मस्जिद का। मैंने तज़किरा किया तो ये बाबरी मस्जिद जो यहाँ स्पेसिफिकली रेफ़र की गई है ये वो बाबरी मस्जिद नहीं है, ये इसको आप काबली जो है वो बाग मस्जिद कहेंगे, काबली बाग मॉस्क कहेंगे। जो बाबरी मस्जिद है वो बाबर के एक मिलिट्री कमांडर जिसको हम मीर बाकी कहेंगे, उसने 1528 में तामीर करवाई थी। तो मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद जो कि अयोध्या यूपी में है वो किसने तामीर करवाई थी? बाबर के एक मिलिट्री कमांडर मीर बाकी ने तामीर करवाई थी। अब बाबर ने जो है अपने अरसा 1526 से 1530 के दरमियान 3 मशहूर जंगें लड़ी हैं। पहली तो आपने बैटल ऑफ पानीपत के नाम से देख ली, दूसरी जंग जो है वो बैटल ऑफ खानवा के नाम से लड़ी जाती है और ये जंग लड़ी जाती है किसके दरमियान? राणा सांगा के दरमियान और ज़हीरुद्दीन बाबर के दरमियान। अब राणा सांगा कौन था? राणा सांगा बेसिकली हिंदुस्तान का एक हुक्मरान था जो राजपूतों का और मेवाड़ का एक रिप्रेजेंटेटिव था और तमाम राजपूताने को रिप्रेजेंट करके एक बड़ी आर्मी के साथ बाबर के खिलाफ लड़ता है। तो बाबर दूसरी जंग पहली जंग के फौरन 2 साल के अंदर जो है दूसरी जंग लड़ता है, इसको हम बैटल ऑफ खानवा कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई? 1526 में लड़ी गई। 1 साल के बाद जो है बैटल ऑफ खानवा होती है। तो बैटल ऑफ खानवा कब लड़ी गई? बैटल ऑफ खानवा जो है 1527 के अंदर लड़ी गई। बैटल ऑफ पानीपत किसके दरमियान थी? बाबर के दरमियान, इब्राहिम लोदी के दरमियान। और बैटल ऑफ खानवा किसके दरमियान थी? बैटल ऑफ खानवा जो है बाबर के दरमियान और राणा सांगा के दरमियान लड़ी गई थी। इसी तरीके से बाबर जो है वो तीसरी जंग लड़ता है 1229 के अंदर और ये बैटल ऑफ घाघरा के नाम से है और ये अफगान इन्वेडर्स को रोकने के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए लड़ी जाती है और ये 1529 में लड़ी जाती है। तो इन 3 जंगों के हवाले से आपको पता होना चाहिए और यही वो क्वेश्चन है जो बाबर के टॉपिक से आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ कुछ और कनेक्टेड क्वेश्चन, बाबर ने अपनी जिंदगी में ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, यानी कि अपनी जिंदगी के ऊपर एक दास्तान लिखी थी, अपनी जिंदगी के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसको हम बाबर नामा कहते हैं। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी और जिसको हम तज़्के बाबरी कहते हैं, तज़्के बाबरी कहते हैं। और ये बाबर की तरफ से एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। ये चागताई लैंग्वेज या टर्किश लैंग्वेज में, इन दोनों में से कोई एक जो है आपसे पूछा जा सकता है। चागताई टर्क लैंग्वेज में, टर्किश लैंग्वेज में ये लिखी गई थी और इसको सबसे पहले पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था। ओरिजिनली किस जुबान में लिखी गई थी? चागताई टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी। ये एक एमसीक्यूज है। और उसके बाद इसको ट्रांसलेट कब किया गया था, किस लैंग्वेज में किया गया था? ये भी एक एमसीक्यूज है। इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था और अब इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको बड़े आसानी से मिल जाता है। पर्शियन किसने ट्रांसलेट की थी? अब्दुर्रहमान खान खानान ने इसको ट्रांसलेट किया था। 1530 में बाबर की वफात हो जाती है और उसके बाद हुमायूं जो है वो एक इसका जो बेटा होता है, सबसे बड़ा बेटा, वो तख्त पर बैठता है। आपको एक और चीज भी पता होनी चाहिए कि बाबर जो है वो कहां पर दफन है? वो काबुल में दफन है। वो काबुल में अपनी वसीयत के बकौल जो है बाग बाबर में दफन है, काबुल के शहर में। अब बाबर के टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम हुमायूं की तरफ जाएंगे क्योंकि बाबर की वफात होती है 1530 में। तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने बता दिए। अगर इस टॉपिक को आप सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बार सुन लेते हैं तो कोई एमसीक्यूज इससे बाहर नहीं जाएगा। तो 1530 में जैसे ही बाबर की वफात होती है तो अब हुमायूं ने तख्त पर बैठना है। हुमायूं को डिस्कस करने से पहले मैं आप तमाम बच्चों को बता दूं कि अगर आप 1 पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एफआईए को प्रिपेयर कर रहे हैं, डिप्टी अकाउंटेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी और वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और किसी किताब पर रिलाई करना चाहते हैं जो कवर टू कवर रेलेवेंट हो, तो आप एलिमेंट्स ऑफ 1 पेपर पर रिलाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ 1 पेपर की जो गाइड बुक है ये आपको मार्केट से मिल जाएगी करीब 3 सोर्स से। ये तस्वीर दिखा के आप इस किताब को हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी किया जा सकता है। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी टीम को आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। लाहौर के तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये किताब इल्मी बुक हाउस उर्दू बाजार लाहौर में अवेलेबल है और इसके अलावा पाकिस्तान के जिन स्टोर्स पर डायरेक्टली हमारी तरफ से ये किताब अवेलेबल है उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप बासानी उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर को डिस्कस करने के बाद नासिरुद्दीन हुमायूं को हम डिस्कस करेंगे। नासिरुद्दीन हुमायूं जो है एक अनफॉर्चुनेट रूलर के तौर पे जो है वो देखा जाता है क्योंकि इसने अपने बाप से एक बहुत बड़ा एम्पायर और एक बहुत बड़ी लेगेसी इनहेरिट की, लेकिन ये उसको कुछ अरसा ही कंटिन्यू कर सका। लेकिन ये फॉर्चुनेट इस वजह से है कि इसका बेटा अकबर द ग्रेट है। अब द ग्रेट हर इंसान के साथ नहीं लगाया जाता, गिनी चुनी पर्सनैलिटीज हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे जिनके साथ द ग्रेट लगाया जाता है। तो अब अकबर द ग्रेट हुमायूं का बेटा था और हुमायूं बाबर की औलाद है, बाबर का बड़ा बेटा है। ये एक काबिल मिलिट्री लीडर है लेकिन इसकी कुछ स्ट्रेटजीज और साथ साथ कुछ बेवफा रिश्तेदार भाई, उनकी वजह से ये अपने एम्पायर को लूज कर देता है और मुगल्स जो है वो जो अपना असरो रसूख इस खित्ते में बिल्ड कर रहे थे वो एक वक्त के लिए इस खित्ते से गायब हो जाते हैं। 15 साल का वैक्यूम आ जाता है कि इस खित्ते में मुगलों का नाम ही मिट जाता है। तो
नासिरुद्दीन हुमायूं जो है वो 1530 में अपने बाप बाबर की मौत के बाद तख्त पर बैठते हैं और 1540 तक हुकूमत करते हैं। उसके बाद इनको शिकस्त होती है। शिकस्त किसकी तरफ से होती है? शिकस्त होती है जी शेर खान सूरी की तरफ से। तो शेर खान सूरी की तरफ से शिकस्त खाने के बाद ये दोबारा वापस आते हैं। ये 15 साल सेल्फ एग्जाइल में गुजारते हैं, ईरान में गुजारते हैं, और फिर अपने आप को दोबारा से मनवाते हैं, दोबारा से उठते हैं और फिर अपने एम्पायर को वापस लेते हैं, उसका कंट्रोल वापस लेते हैं और 1555 में ये दोबारा से अपनी हुकूमत कायम करते हैं और 1556 में इनकी मौत हो जाती है। और इनकी मौत से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप अगर मुगल एम्पायर से एक क्वेश्चन बनाया जाता हो ना तो वो यही क्वेश्चन बनता है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। वो क्या है? तो सबसे पहले नासिरुद्दीन हुमायूं 6 मार्च 1508 को इनकी जो है पैदाइश होती है, और जब इनकी पैदाइश होती है तो उस वक्त इनके वालिद जो है वो काबुल में होते हैं, काबुल के हुक्मरान होते हैं। बचपन से इनके वालिद इनकी तरबियत करते हैं, इनकी जंगी तरबियत करते हैं और ये एक बेहतरीन मिलिट्री कमांडर होते हैं। पानीपत की जंग में ये अपने वालिद के साथ होते हैं। राणा सांगा के खिलाफ जो बैटल ऑफ खानवा लड़ी जाती है उसमें ये अपने वालिद के साथ होते हैं। इसके अलावा बदख्शां का गवर्नर इनको अपने वालिद की तरफ से बनाया जाता है और इस तरीके से मुख्तलिफ जो ओपिनियंस दरकार होती हैं ज़हीरुद्दीन बाबर को वक्तन फवक्तन, वो अपने बेटे से इस हवाले से मुशावरत भी करते रहते हैं। खानदान तैमूर में एक रिवाज पाया जाता था और वो रिवाज ये था कि वालिद की वफात के बाद जो सल्तनत थी वो बेटों में इक्वली तकसीम कर दी जाती थी। इक्वल ना भी तकसीम हो तो तमाम बेटों को सल्तनत का कुछ ना कुछ हिस्सा दिया जाता था। बाबर की वफात के बाद भी ऐसा होता है और बाबर अपने तमाम बेटों में सल्तनत को तकसीम करता है और साथ साथ उनको तलकीन करता है कि उनको वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड दोनों से ही खतरा है। उनको अफगानों से भी खतरा है, उनको जो है वो राजपूतों से भी खतरा है। तो एम्पायर को अगर वो स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो तमाम अपने दरमियान इत्तेहाद कायम रखें, लेकिन ऐसा हो ना सका। हुमायूं तख्त पर एक बादशाह के तौर पे, एम्परर ऑफ इंडिया के तौर पे बैठता है और इसके भाई वक्तन फवक्तन इसके साथ बगावत और इसके खिलाफ साजिशें करने में मशगूल रहते हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद नासिरुद्दीन हुमायूं अपना इन्फ्लुएंस जो है खित्ते में कायम रखते हैं और साल आ जाता है 1539 का। अब 1539 के साल को इंपॉर्टेंस क्यों हासिल है? वो इसलिए हासिल है कि 1539 में हुई थी बैटल ऑफ चौंसा। तो बैटल ऑफ चौंसा के हवाले से आपने लाजमी याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो नासिरुद्दीन हुमायूं ने तख्त संभाला 1530 में, अपना इन्फ्लुएंस इस खित्ते में कायम रखा और 1539 में कौन सी जंग होती है? बैटल ऑफ चौंसा होती है। और बैटल ऑफ चौंसा किसके दरमियान होती है? बैटल ऑफ चौंसा होती है नासिरुद्दीन हुमायूं और शेर शाह सूरी के दरमियान। अब शेर शाह सूरी की पैदाइश से लेके उसकी वफात तक हम इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे ही हम हुमायूं को डिस्कस कर लेंगे। अब बैटल ऑफ चौंसा जो है वो 1539 के अंदर लड़ी गई है और 1539 में ये जंग जो है नासिरुद्दीन हुमायूं हार जाते हैं और हारने के बाद ये आगरा की तरफ वापस जो है वो भाग निकलते हैं। मैदान जंग से हारने के बाद ये अपनी जान बचा के भागते हैं। तो जब जान बचा के भागते हैं तो शेर शाह सूरी जो है वो इनका पीछा करता है। अब शेर शाह सूरी का इन्फ्लुएंस बंगाल के खित्ते में होता है और उसी इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए नासिरुद्दीन हुमायूं जो है वो इसको हराने जाते हैं। इस बैटल को हम जब शेर शाह सूरी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब भी डिस्कस करेंगे और वो इसी लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे ही शेर शाह सूरी इनका पीछा करते हैं तो एक और जंग जो है वो होती है और वो अगले ही साल होती है 1540 में। उसकी रीजन क्या है कि शेर शाह सूरी अपना इन्फ्लुएंस ईस्टर्न साइड से बढ़ा के वेस्टर्न साइड पे लाना चाहते थे और उनकी सबसे बड़ी जो रुकावट थी वो नासिरुद्दीन हुमायूं था। अब ये रुकावट भी थी और उनको डर भी था, क्योंकि जब दो बड़े एम्पायर्स एक दूसरे के साथ साथ हों तो उनमें से कोई एक ही सर्वाइव करता है। शेर शाह सूरी एक राइजिंग पावर के तौर पे उभर के आ रहे थे। वो किसी दौर में मुगलों की आर्मी का हिस्सा भी थे, लेकिन अब वो अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहे थे और ये इन्फ्लुएंस खतरा थी नासिरुद्दीन हुमायूं के लिए। और साथ साथ नासिरुद्दीन हुमायूं के लिए भी शेर शाह सूरी एक बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि वो एक ताकत के तौर पे उभर के आ रहा था। तो जैसे ही बैटल ऑफ चौंसा में नासिरुद्दीन हुमायूं को शिकस्त होती है तो वो अपनी जान बचा के भागते हैं, लेकिन शेर शाह सूरी नासिरुद्दीन हुमायूं के खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे और वो कनूज के मकाम पर एक और जंग उनसे लड़ते हैं ताकि नासिरुद्दीन हुमायूं के इन्फ्लुएंस को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। और वही होता है कि बैटल ऑफ कनूज के अंदर भी, या बैटल ऑफ बिलीग्राम जिसको कहते हैं, उसके अंदर भी किसको शिकस्त होती है? नासिरुद्दीन हुमायूं को, और वो सेल्फ एग्जाइल लेके इस खित्ते से भाग जाते हैं।
हैं। पहले वो सिंध की तरफ जाते हैं, सिंध के बाद वो ईरान की तरफ जाते हैं और 15 साल का अरसा सेल्फ एग्जाइल में रहते हैं। अब होता क्या है कि 1540 के अंदर बैटल ऑफ बिलीग्राम या बैटल ऑफ कनूज अगर नसीरुद्दीन हुमायूं हार जाते हैं तो फिर क्या होता है कि शेर शाह सूरी की हुकूमत का आगाज होता है और सूरी डायनेस्टी बरसगीर पाक व हिंद में स्टार्ट होती है। सूरी डायनेस्टी 1540 से लेके कब तक चलती है? 1555 तक चलती है, लेकिन इसमें शेर शाह सूरी सिर्फ और सिर्फ 1540 से 1545 तक ही हुकूमत कर पाते हैं। 5 साल के कलील अरसे में ये इतने रिफॉर्म्स करते हैं जितने रिफॉर्म्स को इससे पहले कोई भी एम्परर इस खित्ते के अंदर नहीं कर पाया था। अब कहानी स्टार्ट होती है बैटल ऑफ कनूज या बैटल ऑफ बिलीग्राम के बाद। आपने इन तमाम बैटल्स के माइक्रो नोट्स बना लेने हैं। हर जंग के साथ मैंने आपको डिटेल्स बताई है कि बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, उसके बाद जो है बैटल ऑफ खानवा के बाद बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा के बाद बैटल ऑफ चौंसा, बैटल ऑफ चौंसा के बाद जो है बैटल ऑफ बिलीग्राम या बैटल ऑफ कनूज कब हुई हैं, किन के दरमियान हुई हैं, ये सारी चीजें मैंने लेक्चर में बताई हैं। आपके पास नोटेड होने चाहिए और आप वक्तन फवक्तन इनको रिवाइज करते रहें। तो बैटल ऑफ कनूज जो 1540 में हुई है, इसके बाद यहां से नासिरुद्दीन हुमायूं तो चले जाते हैं, सिंध में उनका बेटा पैदा होता है, उनके बेटे की पैदाइश होती है और उस बेटे का नाम वो रखते हैं अकबर। 1542 का साल है, उमरकोट का इलाका है जिसमें अकबर की पैदाइश होती है और ये जो है नासिरुद्दीन हुमायूं के बेटे हैं। सिंध के बाद ये ईरान की तरफ चले जाते हैं और वहां जो है वहां के शाह तमस्सफ सफवी के साथ अच्छे ताल्लुकात जो है वो बिल्ड कर लेते हैं। अब ये शाह तमस्सफ सफवी जो है नसीरुद्दीन हुमायूं को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और नसीरुद्दीन हुमायूं दोबारा से बरसगीर पाक व हिंद के खित्ते की तरफ बढ़ते हैं। अब ये अपने भाइयों की बगावत को कुचलते हुए जाते हैं। वो भाई जिन्होंने बैटल ऑफ चौंसा, बैटल ऑफ खानवा में लॉयल तरीके से इनको सपोर्ट नहीं किया होता और इनका एम्पायर कोलैप्स कर जाता है, उनसे ये कंधार का इलाका, काबुल का इलाका छीन लेते हैं और ईरान के सुपुर्द कर देते हैं। उसके बाद ये लाहौर को फतह करते हैं और उसके बाद ये झेलम के फोर्ट जो कि बेसिकली जो है शेर शाह सूरी ने बनवाया था, जिसको हम रोहतास फोर्ट कहते हैं, उस फोर्ट पर कब्जा करते हुए ये दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं और फाइनली ये सिकंदर सूरी को शिकस्त देते हुए सूरी डायनेस्टी को खत्म कर देते हैं और मुगल एम्पायर को दोबारा से रिस्टोर कर देते हैं। अब 1555 से 1556 तक ही ये सर्व कर पाते हैं। 1556 का जो एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जो आपसे पूछा जाता है एमसीक्यूज के तौर पे, जिसको मैंने सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बताया था, वो ये कि आपसे पूछा जाता है कि कौन सा मुगल बादशाह सीढ़ियों से गिर के मर गया था। इसके बाद एक और क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा जो है दिल्ली सल्तनत का हुक्मरान पोलो खेलते हुए वफात पा गया था। अब पोलो खेलते हुए कौन वफात पा गया था? अगर प्रीवियस लेक्चर्स आपने सुने तो आपको आंसर पता होगा। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि अंदाजा हो कि आप लेक्चर्स को सुन रहे हैं या नहीं। तो अब यहाँ जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो नसीरुद्दीन हुमायूं हैं, ये अपने जो एक महल होता है जिसको दीन पना, जो दिल्ली के करीब होता है, दीन पना का नाम देते हैं, उसके कुतुब खाने में जो है वो टहल रहे होते हैं और सीढ़ियों से गिर के इनकी वफात हो जाती है। तो जब क्वेश्चन पूछा जाए कि किस मुगल एम्परर की सीढ़ियों से गिर के वफात हुई थी, तो जवाब होगा नसीरुद्दीन हुमायूं। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि कौन सा एम्परर पोलो खेलते हुए मर गया था, तो उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे। इनका टॉम जो है उनको हुमायूं टॉम कहते हैं और वो अकबर की तरफ से बनवाया गया था दिल्ली के अंदर। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं शेर शाह सूरी और सूरी डायनेस्टी को। अब सूरी डायनेस्टी में स्पेसिफिकली जिसको डिस्कस किया जाना जरूरी है या जिससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, वो शेर शाह सूरी साहब हैं। अब आप देखें कि हमने हुमायूं के टॉपिक को डिस्कस करते हुए आपको ये रेफरेंस तो दिया कि शेर शाह सूरी जो है वो बंगाल में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा चुके थे और जो ईस्टर्न साइड है उन पर इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था, जिसको ख़त्म करने के लिए जो है नासिरुद्दीन हुमायूं गए थे और बैटल ऑफ चौंसा हुई थी। लेकिन अब शेर शाह सूरी की मुकम्मल ज़िंदगी के हवाले से हम डिस्कस करेंगे और उन तमाम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, उन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ये पता होना चाहिए कि शेर शाह सूरी जो है इनका असल नाम फरीद खान था। अब फरीद खान और इनके वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम था हसन खान सूरी। तो हसन खान सूरी इनके वालिद का नाम था। अब तारीख ये है कि जब बहलोल लोदी इस खित्ते के हुक्मरान थे, बहलोल लोदी के दौरे हुकूमत में शेर शाह सूरी या फरीद खान के दादा इब्राहिम खान सूरी जो है अफगानिस्तान से इस खित्ते में आए थे और अफगानिस्तान से इस खित्ते में आने की जो वजह थी वो ये थी कि वो घोड़ों के ट्रेडर थे। अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो शेर शाह
सूरी हैं, इनका ताल्लुक किस इलाके से है? तो ससाराम से इनका ताल्लुक है। तो जो लोग अफगानिस्तान से आ रहे हैं, ससाराम से उनका ताल्लुक कैसे बनता है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इब्राहिम खान सूरी जो है, उनके बेटे हसन खान सूरी जो है, वो एक पर्सन जलाल खान, जो कि बिहार का एक गवर्नर होता है, उसके दरबारी होते हैं, उसके दरबार में, उसके कोर्ट में होते हैं, उसके कोर्ट के नोबल होते हैं। कौन? हसन खान सूरी। और हसन खान सूरी कौन है? ये शेर शाह सूरी के वालिद हैं। तो हसन खान सूरी उसके दरबार में एक नोबल के तौर पे और उसके दरबार के अंदर फराइज सरंजाम दे रहे होते हैं। किसके दरबार के अंदर? जलाल खान के दरबार के अंदर, जो कि बिहार का गवर्नर है। तो जलाल खान किसका गवर्नर होता है? बिहार का। और बिहार किसके अंडर आता है? सिकंदर लोधी के अंडर आता है। तो सिकंदर लोधी से ये जलाल खान गुजारिश करते हैं कि ये हसन खान सूरी जो है, ये मेरे वफादार हैं, लॉयल हैं, इनको कुछ रिवॉर्ड दिया जाए। तो सिकंदर लोधी की तरफ से ससाराम और हाजीपुर के इलाके में जागीरें जो हैं, वो हसन खान सूरी को जो है वो अलॉट कर दी जाती हैं। और इस तरीके से ससाराम के इलाके से ताल्लुक जो है वो दिखाया जाता है शेर शाह सूरी का। तो हसन खान सूरी के घर पैदाइश होती है शेर शाह सूरी की, और इनिशियली अपने बचपन में वो फैमिली इश्यूज की वजह से अपने घर को छोड़ देते हैं और बाहर अपने आप को मनवाने की कोशिश करते हैं। तो अपनी सलाहियतों के बलबूते पर ये अपने आप को मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। बिहार का एक गवर्नर, जिसको बहार खान लोहानी के नाम से याद किया जाता है, वो एक जो है ना दिन बाहर दौरे पर होता है और जंगल में शेर उन पर हमला कर देता है। तो उस शेर से बड़ी बहादुरी के साथ बहार खान लोहानी को जो बचाने वाली शख्सियत है, वो शेर खान सूरी है। और ये टाइटल बहार खान लोहानी की तरफ से बहार खान लोहानी की तरफ से दिया जाता है शेर खान। किसको दिया जाता है? फरीद खान को। तो आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए एमसीक्यूज के तौर पे कि शेर शाह सूरी को शेर खान का जो खिताब है वो किसने दिया, तो बहार खान लोहानी ने उनको यह खिताब दिया था। इनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता है और एक वक्त में शेर शाह सूरी जो है बिहार के गवर्नर भी बन जाते हैं। टर्निंग पॉइंट तब आता है जब जो चुनार का किला है, उसकी जो मलिका होती हैं, जिनका नाम बेसिकली लाड बेगम होता है, लाड मलिका या लाड बेगम होता है, जो ताज खान की एक बेवा होती हैं। ताज खान की असैसिनेशन के बाद उनको एक ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो उनके इन्फ्लुएंस, उनकी वेल्थ को मैनेज कर सके, एडमिनिस्टर कर सके। और शेर शाह सूरी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ही मशहूर होते हैं। तो यूं जो है लाड मलिका या लाड बेगम की शादी किससे होती है? शेर शाह सूरी से होती है। कब होती है? 1530 में होती है। और फोर्ट ऑफ चुनार जो है वो किसके अंडर आ जाता है? वो शेर शाह सूरी के अंडर आ जाता है। जब हुमायूं इसको कैप्चर करने की कोशिश करता है तो शेर शाह सूरी 1530 में इनिशियली सरेंडर करते हैं, अपने आप को जो है सबऑर्डिनेट कर देते हैं किसके? हुमायूं के, और उनकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। याद रहे कि जब किसी बादशाह की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया जाए, उनको जो टैक्स है वो देने के लिए आप राजी हो जाए उस दौर में, तो फिर आपको इन्वेड नहीं किया जाता था, आपके साथ कंप्रोमाइज कर लिया जाता था। तो यही जो है शेर खान ने किया और 1530 के अंदर जो है अपने आप को सबऑर्डिनेट कर लिया जो है नसीरुद्दीन हुमायूं के। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। जब इन्फ्लुएंस इनका वाकई में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर बैटल ऑफ चौनसा जो है 1539 में लड़ी जाती है, क्योंकि उस वक्त ये बंगाल को भी कैप्चर कर चुके होते हैं और बंगाल को भी अपने अंडर ले चुके होते हैं शेर शाह सूरी, जिसकी वजह से जो है नासिरुद्दीन हुमायूं इस खित्ते में आते हैं और इनसे लड़ने की कोशिश करते हैं। तो बैटल ऑफ चौनसा भी हार जाते हैं और उसके बाद बैटल ऑफ कनूज जो 1540 में लड़ी जाती है वो भी हार जाते हैं और उसके बाद वो एग्जाइल में जाते हैं। अब इन्हीं दो पॉइंट्स को जो है इन दो पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया गया है, बैटल ऑफ चौनसा को और बैटल ऑफ कनूज को। उसके बाद अब 1540 के अंदर जैसे ही बैटल ऑफ कनूज जो है शेर शाह सूरी जीत जाते हैं तो सूरी डायनेस्टी का आगाज होता है। और सूरी डायनेस्टी जो है उसमें इनके सबसे बड़े कारनामों में से एक कारनामा जो एमसीक्यूज पूछा जाता है कि जीटी रोड किसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी? जीटी रोड किसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी? तो जीटी रोड जो है शेर शाह सूरी ने कंस्ट्रक्ट करवाई थी, जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, जिसको सड़के आजम भी कहा जाता है और जिसको जर्नैली सड़क भी कहा जाता है। ये तीनों रोड्स, तीनों सड़कें जो है वो एक ही सड़क है जिसको जीटी रोड हम कहेंगे, और ये कंस्ट्रक्ट करवाई थी शेर शाह सूरी ने। उसके बाद एक और चीज भी आपको पता हो कि शेर शाह सूरी ने इस खित्ते के अंदर सबसे तेज जो है वो डाक सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया था, और हमारी जो करेंसी रुपया है ये भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। रुपया एज अ यूनिट ऑफ करेंसी जो
है शेर शाह सूरी की तरफ से इनके दौरे हुकूमत में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि शेर शाह सूरी जो है इनकी मौत कैसे वाक़ई होती है। मैंने आपको बताया कि 1545 तक ये हुकूमत कर पाते हैं। सूरी डायनेस्टी 1540 में ये एस्टैब्लिश करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं और अनफॉर्चुनेटली 1545 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। तो एक फोर्ट होता है जिसको हम कलिंजर फोर्ट कहते हैं, जो सरफेस ऑफ द अर्थ से जो है 850 मीटर ऊंचा होता है और उसकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती है। तो उसको कॉन्क्वर करने के लिए, एक्वायर करने के लिए जो है बैटल ऑफ कलिंजार लड़ी जाती है और बैटल ऑफ कलिंजार में गन पाउडर और गोला जो है इन्हीं के जो है वो कैंप के ऊपर गिर जाता है, जिससे शेर शाह सूरी बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। लेकिन स्टिल वो अपनी आर्मी को लीड करते रहते हैं और कलिंजार फोर्ट को कॉन्कर कर लेते हैं। उसके बाद इनकी मौत हो जाती है। तो 1540 का साल आपको पता होना चाहिए शेर शाह सूरी की मौत होती है। और इसके अलावा आपको एक और चीज भी पता हो कि शेर शाह सूरी जो है इसके बाद इस्लाम शाह सूरी जो है वो तख्त पर बैठते हैं और तख्त को चलाते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो नासिरुद्दीन हुमायूं हैं वो किसको हराते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सिकंदर शाह सूरी को वो हराने के बाद जो है मुगल एम्पायर को री एस्टैब्लिश करते हैं 1555 के अंदर। अब हम ज़हीरुद्दीन बाबर, नासिरुद्दीन हुमायूं और शेर शाह सूरी के टॉपिक को डिस्कस करने के बाद इनसे कनेक्टेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर्स में भी पूछे गए हैं और इसके अलावा इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आप तमाम स्टूडेंट्स की असेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताने, आपने खुद मार्क करने हैं। इनके आंसर्स बहुत आसान है अगर आपने लेक्चर सुन लिया। कोई चीज़ ऐसी है जो नई है, जो आपने लेक्चर के दौरान नहीं सीखी, आपको लगता है कि इसकी आपको समझ नहीं आई, तो उसको आप सर्च भी कर सकते हैं, हमसे आप डिस्कस भी कर सकते हैं, हम आपको असिस्ट करने के लिए मौजूद भी हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स इज कंसीडर्ड द बिगिनिंग ऑफ मुगल रूल। तो कौन सी बैटल है जिससे मुगल रूल का आगाज होता है। बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस किया है, बार बार रिपीट करके मैंने आपको बताया। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन द सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ फादर ऑफ मुगल एम्परर बाबर। तो बाबर के वालिद का नाम पूछा जा रहा है। बाबर वाज बोर्न इन, तो बाबर की जाए पैदाइश पूछी जा रही है। फरगाना इज अ प्लेस लोकेटेड इन विच सेंट्रल एशियन कंट्री। तो फरगाना मौजूदा किस कंट्री के अंदर लोकेटेड है। व्हेन बाबर कैप्चर्ड काबुल, काबुल को बाबर ने कब कैप्चर किया था। बैटल ऑफ खानवा वाज फॉट इन विच ईयर बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा। तो बैटल ऑफ खानवा बाबर और राणा सांगा के दरमियान लड़ी गई और कब लड़ी गई। अमंग द फॉलोइंग ईयर्स व्हेन वाज द बैटल ऑफ घाघरा फोर्ट। तो बैटल ऑफ घाघरा जो है वो कब लड़ी जाती है, इसका साल आपने मार्क करना है। उसके बाद एट विच प्लेस बाबर डाइड ऑन 26 दिसंबर 1530। तो 26 दिसंबर 1530 को बाबर जो है वो कहां पर उनकी वफात होती है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं बाबरनामा और तज़ुक बाबरी वाज रिटन इन विच लैंग्वेज। तो इनिशियली ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, इसका आंसर आपने मार्क करना है। इन विच लैंग्वेज बाबरनामा वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड ड्यूरिंग हुमायूं रीजन। तो पहले कौन सी जबान के अंदर बाबरनामा को ट्रांसलेट किया गया था। द ग्रेट मुगल एम्परर किंग बाबर वाज बरीड इन। तो जो बाबर हैं वो कहां पर मदफन है, इसको आपने सर्च करना है। एट विच एज हुमायूं असेंडेड द थ्रोन आफ्टर बाबर्स डेथ। तो बाबर की वफात के बाद नासिरुद्दीन हुमायूं कितनी उम्र के थे जब वो तख्त पर बैठते हैं। द बैटल ऑफ कनूज वाज फॉट इन विच ईयर। तो बैटल ऑफ कनूज जो है वो किस साल के अंदर लड़ी जाती है। उसके बाद द बैटल ऑफ कनूज वाज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड। तो बैटल ऑफ कनूज जो है वो हुमायूं और किसके दरमियान लड़ी जाती है। हु वाज द विनर ऑफ बैटल ऑफ कनूज। द बैटल ऑफ कनूज जो 1540 में होती है, इसका आंसर आपको मिल गया। ये बेसिकली जो है इसका विनर कौन था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आफ्टर हुमायूंस डिफीट इन द बैटल ऑफ कनूज वेयर डिड ही एस्केप। तो हारने के बाद, बैटल ऑफ कनूज में हारने के बाद ये कहां पर भाग जाते हैं। अच्छा, प्रीवियस एमसीक्यूज का आंसर आपको अगले एमसीक्यूज में आसानी नजर आ रहा होगा और ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि अगर आपने लेक्चर को अच्छे तरीके से सुना है तो आसानी आप इनको आंसर कर सकते हैं। नेम द वाइफ ऑफ हुमायूं अमंग द फॉलोइंग। तो हुमायूं की जो बेगम है उनका नाम पूछा जा रहा है, स्पेसिफिकली जो अकबर की वालदा है उनका नाम। उसके बाद व्हेन डिड हुमायूं रिटर्न एट अटैक सूरी डायनेस्टी। तो सूरी डायनेस्टी को दोबारा से अटैक हुमायूं ने कब किया था। ड्यूरिंग विच प्रिसाइज पीरियड डिड शेर शाह सूरी रूल द सूर एम्पायर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो सूरी डायनेस्टी का जो एम्पायर है उसको शेर शाह सूरी ने स्पेसिफिकली कब से कब रूल किया था। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि बिफोर एस्टैब्लिशिंग एम्पायर एंड टेकिंग द टाइटल ऑफ शेर शाह व्हाट वाज हिज ओरिजिनल बर्थ नेम ऑफ शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी जो है, अब ये आपकी असेसमेंट के लिए क्वेश्चन ऐड किया गया है कि शेर शाह सूरी जो है इनका बर्थ नेम क्या है, इस टाइटल से पहले इनका नाम क्या था। शेर शाह सूरी कंस्ट्रक्टेड द ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड, व्हाट वाज इट कॉल्ड ड्यूरिंग हिज
एरा। तो इनके एरा के अंदर ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड को क्या कहा जाता था? शेर शाह इंट्रोड्यूस अ स्टैंडर्ड सिल्वर कॉइन नेम्ड। तो जो सिल्वर कॉइन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था उसको क्या कहा जाता था? शेर शाह इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ। अब शेर शाह जो है ये किसकी कंस्ट्रक्शन के साथ एसोसिएटेड है? अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो रोहतास फोर्ट है वो बेसिकली शेर शाह सूरी ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। टोडरमल इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे और उनके सुपरविजन में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो शेर शाह सूरी के हवाले से या मुख्तलिफ जो फोर्ट्स हैं उसके हवाले से पूछा जाता है। ये झेलम डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। इसका आपको जो है वो आपने अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना है रोहतास फोर्ट के बारे में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि शेर शाह सूरी रेन केम टू एन एब्रप्ट एंड इन 1945 व्हेन ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंटल गन पाउडर एक्सप्लोजन ड्यूरिंग द सीज ऑफ विच फोर्ट। तो किस किले को फतह करने वाले थे जब इनकी वफात हो जाती है? ये भी मैंने आपको लेक्चर में मैंने बताया है। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी लोकेटेड? तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो लोकेटेड है ससाराम में, क्योंकि इनका ताल्लुक ससाराम के इलाके से था। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हु कमीशन्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोहतास फोर्ट टू ब्लॉक हुमायूंस रिटर्न एंड सप्रेस लोकल ट्राइब्स। तो लोकल ट्राइब्स और हुमायूं से स्पेसिफिकली बचने के लिए रोहतास फोर्ट की कंस्ट्रक्शन किसने करवाई थी? ये कुछ एमसीक्यूज पहले मैंने इसका आंसर आपको बताया है। वेयर इज द हिस्टोरिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ रोहतास फोर्ट ज्योग्राफिकली लोकेटेड? तो रोहतास फोर्ट जो है वो कहां पर लोकेटेड है? ऑप्शंस आप जो है जानते हैं कि सी इसका दुरुस्त जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी किताब पर रिलाई करना चाहते हैं, किसी बुक से वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो ऐसी किताब हो जो कॉम्प्रिहेंसिव हो, जिसमें आपको तमाम चीज़ें टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड वे में प्रोवाइड की जाएं, तो आप एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर पर रिलाई कर सकते हैं। इस किताब की फीचर्स के हवाले से एक डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस किताब में आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं, आपको जो है मॉडल पेपर्स भी मिलते हैं। इसके अलावा जगह जगह पे इस किताब के अंदर QR कोड ऐड किए गए हैं। वन पेपर नेक्सस इसके अंदर वाया QR कोड प्रोवाइड किया गया। सेल्फ असेसमेंट के लिए सीरीज इसके अंदर QR कोड के थ्रू प्रोवाइड की गई है ताकि आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कर सकें। मजीद इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।